कुछ नहीं बदला भजनलाल शर्मा के अंदाज में। बदलाव के नाम पर अब जेड सुरक्षा जुड़ गई है। बाकी वही भजनलाल जो 2001 में थे। सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक की कहानी में फर्क इतना, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। मोनिया पूर्णिमा पर पूंछरी के लौटा मेले में आंखों देखा हाल। कल देर रात करीब 3.5 घंटे तक गिरिराज भक्तों पर पुष्प वर्षा करते रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल ने अपने हाथों से प्रसादी वितरण की, इत्र का छिड़काव किया, पुष्प वर्षा की और हर वर्ष देखा जाए तो हर वर्ष वाले ज्यादातर हजारों भक्तों को याद थे भजनलाल शर्मा। ब्रिज भाषा में बातें करते रहे भक्तों से। सेवा के साथ साथ भजनलाल ने स्टे भी किया। तो वहीं 600 रुपए रोज किराए की धर्मशाला में अपने आराध्य गिरिराज गोवर्धन में अभिषेक किया, पूजा अर्चना भी की। आज प्रदेश भर के प्रमुख संतों से लेकर महंतों को सरकार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संतों महंतों का हर जिले में सम्मान किया जा रहा है। तो वहीं अभी भी जो तस्वीरें हमने दिखाई वो डीग की थी, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, संतों का आशीर्वाद लिया, बंदरों तक को खाना खिलाते नजर आए, अन्य जानवरों को भोजन कराते नजर आए। और अब भरतपुर पहुंचेंगे जहां पर मुंडिया पूर्णिमा मेला भरता है, वहां की खास तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुजनों के पूजन और वंदन का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा आज और देव धामों और तीर्थ स्थलों पर गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर जगह जगह आयोजित हो रहे हैं खास कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम। लोग अपने अपने इस गुरुजनों का पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। भजनलाल सरकार प्रदेश भर के 174 संतों का सम्मान भी कर रही है। देवस्थान विभाग ने 8,65,000 रुपए का बजट फीस को लेकर स्वीकृत कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है। ये पर्व हमारे गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान की प्रेरणा देता है। जीवन में गुरुओं की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश के समान है, जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर मन, कर्म और वचन की एक रूपता से ज्ञान का बोध कराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानकारी दे दें कि दिल्ली में आज से 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत मंडपम में पहली बार हो रही है। विश्व धरोहर समिति की ये बैठक आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस बैठक का शुभारंभ 40 साल के बाद भारत पहली बार इस धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले समारोह में शामिल होंगी। तो वहीं विश्व धरोहर समिति की बैठक 21 से 31 जुलाई तक आयोजित होगी। 150 देशों के 2000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। खेतड़ी की धरोहर को विश्व मानचित्र पर अंकित करने का एक कॉरिडोर खुलेगा। कई साल पहले फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा एक दल यहां का दौरा भी कर चुका है और ये बहुत जल्द खास मौका होगा जब कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, कल से पूरे बांग्लादेश में सख्त कर्फ्यू लागू। डेली प्रथम आलो अखबार में 103 लोगों की मौत की जानकारी है। मृतकों की संख्या बढ़कर 115 हो चुकी है। देश में हालात बेहद खराब है। बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में करीब 400 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। जरा सोचिएगा, इनमें से 998 छात्रों के सुरक्षित भारत लौटने की जानकारी मिली, जो बेहद सुखद। ढाका में भारतीय छात्रों के संपर्क में भारतीय उच्चायोग है, जो अभी तक अपने वतन नहीं पहुंच पाए हैं। बांग्लादेश से मेघालय पहुंचे हैं भारत अभी। नेपाल, भूटान के 360 लोग। बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के पूर्व सैनिकों के रिश्तेदारों को 30% तक आरक्षण के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आरक्षण को खत्म करने की मांग अब प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। देखना होगा कि इसका अंजाम आखिर कहां तक पहुंचता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भगोड़ा घोषित। पिता पुत्र के अलावा 3 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया। बिना तलाक लिए संघमित्रा की दूसरी शादी से जुड़ा यह पूरा मामला है। कई वारंट जारी किए गए, फिर भी आरोपी अब तक अदालत में पेश नहीं हुए। एमपी एमएलए कोर्ट के एसीजेएम आलोक वर्मा ने सख्त कदम उठाया। स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य, नीरज तिवारी, ऋतिक सिंह, सूर्य प्रकाश शुक्ला और फिर चिंटू को फरार घोषित करने का यह आदेश दे दिया गया। दरअसल 2016 से साथ रह रहे थे दीपक कुमार और संघमित्रा। 2019 में शादी की। 2019 के चुनाव में शपथ पत्र में संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बता दिया। दीपक कुमार ने संघमित्रा के खिलाफ अब मुकदमा दायर किया है।
यूपी सरकार के पूर्व मंत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व सांसद है संघमित्रा मौर्य। बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का एक बयान। दरअसल उन्होंने कहा कि फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय आरईआरसी के नियमों के तहत लिया जा रहा है। पिछली सरकार ने केवल चुनावी घोषणा के कारण सरचार्ज में छूट दे दी थी। फ्यूल सरचार्ज में छूट के लिए आरईआरसी की अनुमति लेनी होती है। पूर्व सरकार ने जनता को गुमराह किया था। पूर्व सरकार ने केवल बजट सत्र 2023-24 में फ्यूल सरचार्ज में 1 साल की छूट दी। ऐसे में अप्रैल से सरचार्ज फिर से लागू हो गया है। नागर ने दावा किया है कि बिजली डिमांड के अनुपात में उत्पादन करेंगे ताकि जनता को फ्यूल सरचार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सके। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का यह बेहद महत्वपूर्ण बयान है। नागर ने दावा किया कि बिजली डिमांड के अनुपात में उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा जनता को फ्यूल सरचार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सकेगी। इसके अलावा पिछली सरकार ने जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहम जानकारी, दरअसल ग्राम पंचायतों को लेकर राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है। कार्यालय दिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक अनिवार्य रूप से खुलेंगी ग्राम पंचायतें। इस दौरान वीडीओ भी मौजूद रहेंगे ग्राम पंचायतों में। वीडीओ के अनुपस्थित रहने पर कनिष्ठ सहायक को उपस्थित रहना होगा। ग्राम विकास अधिकारी को अनुपस्थित रहने का कारण और लौटने की तारीख लिखनी होगी। कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, ग्राम पंचायत कार्यालय नोटिस बोर्ड पर वीडीओ को लिखने होंगे अपने मोबाइल नंबर और निर्देशों की पालना के लिए व्हाट्सएप पर भेजने होंगे फोटो भी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडीओ व पंचायत समिति के अधिकारियों को पाबंद किया गया है। निर्देशों की पालना करवाने के लिए ये पाबंद करने की ये जो निर्देश दिए गए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उपस्थिति वीडियो की भी नजर आएगी। राज्य सरकार ने जारी किया परिपत्र। निर्देशों की पालना को लेकर, ग्राम पंचायतों को लेकर राज्य सरकार ने यह परिपत्र जारी किया गया और तमाम महत्वपूर्ण बातें जो है वो लिखित की गई है। चलिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।
चलिए न्यूज ब्लास्ट में अगली खबर के रुख करेंगे। दरअसल आरपीएस नियम में ओबीसी के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत। अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान हुआ था और 2 जगह इसे अंकित भी किया गया था। बकायदा भूलवश 2 स्थानों पर अंकित हो गया था प्रावधान, लेकिन अब संशोधित इसे कर दिया गया, यानी संशोधन के जरिए एक स्थान हटा दिया गया। संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया। इससे आरपीएस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नवंबर 1996 द्वारा आरपीएस सेवा नियम 1954 में दी गई थी छूट। ओबीसी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार 2 वर्ष की छूट दी गई। इसके बाद अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष की अभिवृद्धि का भी प्रावधान जोड़ा था। अब देखा जाए तो 16 अप्रैल 2021 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही प्रावधान जोड़ा गया था। आरपीएस सेवा नियम 1954 में भी ओबीसी वर्ग के लिए बीसी अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ा गया है और इसलिए महत्वपूर्ण फिलहाल जो 2 स्थान पर अंकित कर दिया गया था उसमें एक स्थान अब जोड़ दिया गया है। जो गलती हो गई थी उसे सुधार दिया गया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। दरअसल वो मुद्दा कोटा से है। कोचिंग संस्थानों को लेकर वहां की छात्रों, वहां के जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं छात्र छात्राओं को लेकर कि आखिर संख्या घटने का असर अब नजर आने लगा है। लड़खड़ाने लगा है 1500 करोड़ रुपए का लग्जरी हॉस्टल प्रोजेक्ट। 12 रोड पर कोरल पार्क में 5 साल से इमारतें बन रही थी। यहां सरकार ने शैक्षणिक क्षेत्र के लिए आवंटित की थी जमीनें और इस साल जनवरी के बाद छात्रों की संख्या में 30 से 40% की कमी आई। कोटा में छात्रों के लिए 4000 हॉस्टल, 40,000 पेइंग गेस्ट इन पर बड़ी संख्या में लोग आजीविका के लिए भी निर्भर हैं। अब जरा सोचिए, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा। करीब 300 इमारतों पर टू लेट या फिर फॉर सेल के बोर्ड लगा दिए गए हैं, जहां पर ये बच्चों के भरने की आशंका थी कि यहां पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं आएंगे। 4000 हॉस्टल्स यहां पर है। इसके अलावा 40,000 पेइंग गेस्ट है जो उनके परिजन आते हैं या फिर जो कुछ वक्त के लिए कोचिंग लेने के लिए आते हैं। तो जरा सोचिए अब इन पर रोजगार किस तरीके से होगा। आजीविका के लिए इन पर ये निर्भर थे। करीब 300 इमारतें अब ऐसी हो गई हैं जो कि खाली पड़ी हैं, जहां पर या तो टू लेट लिखा हुआ है या फिर फॉर सेल लिखा हुआ है। अब ये गंभीर विषय है, प्रशासन को सोचना होगा। कोटा कोचिंग नगरी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे सुसाइड नगरी भी कहा जाने लगा है। शायद यही डर होगा कि अब बच्चे यहां पर आने से कतराने भी लगे। बात मौसम की, मिजाज की बात करें तो इन दिनों उमस बहुत ज्यादा है। उमस ने बेबस कर दिया है निगाहें आसमान पर। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में करीब 1 सप्ताह में ऐसे ही हालात है। हालांकि अलर्ट जारी किया गया था, वेदर रिपोर्ट जो सामने आई थी उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा उमस और हर दिन उम्मीदों के बादल छाते जरूर है, लेकिन सिर्फ मायूस करने की बजाय कुछ नहीं कर रहे।